ओके ना। चलिए यहाँ पर आप देखें कि द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रेन स्टेम जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ, तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको बताया कि वेरियस पार्ट्स ऑफ द मिड ब्रेन दे इन फैक्ट दे आर सो आइडेंटिकल टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, बट यू सी दैट इज नॉट जस्ट आइडेंटिकल बट दे इन फैक्ट आर मॉडिफाइड आल्सो। जैसे मैंने आप बताया कि जैसे आपने देखा स्पाइनल कार्ड के अंदर जो उसके एंटीरियर कॉलम्स थे, वाइट मैटर के कॉलम्स, वो स्पाइनल कार्ड में फ्लैट है, बट अबव द स्पाइनोमेडुलरी जंक्शन दे आर इन अ बल्ज्ड फॉर्म, इन पिलर्स लाइक स्ट्रक्चर्स, उनका नाम पिरामिड है। वो नीचे नहीं है, क्यों है वो वजह हमने देख ली। दूसरा फिर हम आगे से और देखा हमने कि एट द मिडिल पोर्शन, नॉट मिडिल, इन द अपर हाफ ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा, ये वाला जो रीजन है इसमें जहां पर फिर एक और लैंडमार्क अपीयर हुआ है जो फिर नीचे स्पाइनल कार्ड में नहीं है। ये तो चेंजेस आती जा रही हैं, और वो भी चेंज, वो भी एक तरह से मॉडिफिकेशन ही है। आया कहां से? ये एक न्यूक्लियस का ग्रुप है, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, सेल बॉडी की कलेक्शन है। आया है किधर से? वो पोस्टीरियर हॉर्न यानी एलआर प्लेट से आया है, जो स्पाइनल कार्ड में भी है, लेकिन स्पाइनल कार्ड में ऐसे तो नहीं ना है जैसे यहां है। और ये बात सिर्फ यहां तक ही नहीं मौजूद, ये आपको मेडुला ऑब्लांगेटा ही नहीं, पोन्स में भी और मिड ब्रेन में भी इस किस्म की चीजें मिलेंगी आपको। लेकिन यहां पर क्योंकि यहां मेडुला की बात आ रही है, तो ये आपको फिर एक और बल्ज मिला है, बहुत एंटीरियर तो नहीं, क्योंकि एंटीरियर जगह ही नहीं बची थी, क्योंकि उसको पिरामिड ने ऑक्यूपाई किया हुआ था, तो दैट वाज एक्चुअली लेटरली। वो पोस्टीरियर लेटरली आपको यहां पर एक बल्ज मिला, और एक बल्ज मिला कितना? हाफ ऑफ द मेडुला तक। उसका नाम हमने ओलिव डाला है, क्योंकि अंदर एक बहुत बड़ा ह्यूज न्यूक्लियस यहां पर क्रिएट हुआ है, जिसका नाम था इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है, क्योंकि ये वो न्यूक्लियस है, ये वो जगह है जो अपने ऊपर देखती है तो ब्रेन के वेरियस पार्ट्स उसको नजर आते हैं, यानी वहां से इंफॉर्मेशन ले सकती है। ये बिल्कुल उसको कुदरत ने बिल्कुल सेंटर में बिठाया है कि ऊपर देखे तो पोन्स, मिड ब्रेन, डायनसेफ्लॉन एंड सेरिब्रम उनको दिखता है, नीचे देखे तो खुद मेडुला भी थोड़ा सा, और बाकी सारा स्पाइनल कार्ड। तो ये एक तरह से यूं समझ लो कि ये बिल्कुल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ है, और जब अपने पीछे देखता है तो सेरिबेलम। तो ये दरअसल सर्वेंट है, सेक्रेटरी है सेरिबेलम का। ये इसको नीचे जहां क्यों बिठाया है? ताकि ये ऊपर से भी इंफॉर्मेशन ले, नीचे से भी इंफॉर्मेशन ले, इन दोनों इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करे। वो इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन जो है ये सेरिबेलम की तरफ भेजे। समझ गए? इस वजह से इसको यहां बिठाया है। सेरिबेलम का सबसे बड़ा मॉनिटरिंग जो न्यूक्लियस, जो सर्विसिंग न्यूक्लियस है ना, वो ये है। हालांकि उसको सर्विस देने वाले और भी बहुत सारे न्यूक्लिया हैं, क्योंकि सेरिबेलम एक समझ लो कि एक इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर है एक तरह से। उसको आगे मोटर एक्टिविटी को, वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी को मॉडिफाई करना है इन लाइट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज एक्चुअली कलेक्टिंग फ्रॉम वेरियस साइट्स हियर। और ये इंफॉर्मेशन जो इसकी तरफ बम्बार्ड हो रही है फ्रॉम वेरियस साइट्स, तो इतने एफरेंट ट्रैक्स जो हैं वो सेरिबेलम की तरफ अंदर इंट्रूड करते हैं, अंदर जाते हैं। ये इतना स्पाइस सिस्टम है, ये समझ लो कि ये सीआईए का हेडक्वार्टर है। हर इंफॉर्मेशन नहीं, वो इंफॉर्मेशन जिसको किसी स्केलेटल मूवमेंट को मॉडिफाई करने के लिए जरूरी हो, हर इंफॉर्मेशन नहीं। एक्चुअली वो इंफॉर्मेशन जो अनकॉन्शियसली अंदर ही अंदर से पहुंचे और आपकी वॉलंटरी एक्टिविटी मॉडिफाई हो जाए। जब आप फ्लेक्स कर रहे हो तो एक्सटेंसर स्विच ऑफ हो जाएं, जब एक्सटेंड कर रहे हो तो फ्लेक्सर्स, जब आप चल रहे हो तो उस तरफ के मसल्स के अंदर टोन, बाकियों में कम। ये सिलसिले आपको ऑटोमेटिकली बगैर आपके कहे हुए ये हो जाएं, और ये होंगे तब जब आप कोई मूवमेंट करेंगे और इसकी इंफॉर्मेशन सेरिबेलम को पहुंचेगी। अगर पहुंचेगी तो करेगा, नहीं पहुंची तो नहीं करेगा। लम्हे लम्हे के लिए पहुंचेगी, समझ लो कि फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में अगर थोड़ी देर के लिए भी ना पहुंची ना, तो वो स्विच ऑफ हो जाएगा। यानी इसको आपको हर लम्हा आपको बोलना पड़ता है, और ये ज़ाहिर है मल्टीपल जगहों से पहुंचती है, लेकिन वो जो स्केलेटल मसल्स के मॉडिफाई करने के लिए जरूरी हो, और कोई काम ही नहीं है, और कोई धंधा ही नहीं है सब सेरिबेलम का। सेरिबेलम को अल्लाह ताला ने पैदा ही इसलिए किया है कि सेरिबेलम जब वो 50,000 किस्म के काम करेगा, उनमें से वो जो उसकी वॉलंटरी एक्टिविटी का जो काम जो सेरिब्रम करता है, सिर्फ उनमें इसकी मदद करेगा बस। इस काम की वजह से, क्योंकि वॉलंटरी एक्टिविटी आप खुद अब अंदाजा लगाएं, वॉलंटरी एक्टिविटी, वरना तो सेरिब्रम के तो बहुत काम है, ये सेंसरी वर्क और ये सेंसरी, फिर मेमोरी, तो ये तो वो इमोशंस वाले क्या नहीं है जो सेरिब्रम नहीं कर रहा।
तो इसका मकसद यह है कि वो तो काम कर, लेकिन उनमें से एक काम है वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी। और इस वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी में सेरिब्रम की मदद करने वाला, उसको असिस्ट करने वाला, उसके पास एक सेक्रेटरी बिठाया हुआ है, उसका नाम सेरिबेलम। लेकिन वो सेरिबेलम सिर्फ वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी को वो सिर्फ मॉडिफाई करेगा, प्रोग्राम करके उसको स्टार्ट नहीं करेगा। अब अगर कोई चीज आप टंग से आप कोई स्पीच कर रहे हो, स्पीच आपने शुरू कर दी है, उसके बाद लड़खड़ा रहे हैं, तो गड़बड़ सेरिबेलम की है। स्पीच शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं तो ये गड़बड़ सेरिबेलम की। इसका मकसद है कि सेरिबेलम अपना काम शुरू कर चुका होता है और उसके बाद उसको फिर स्मूथली वर्क कराना आगे, ये काम होता है सेरिबेलम का। लेकिन सेरिबेलम तब करेगा जब उसको बोलोगे। यानी इसका मकसद है सेरिबेलम जब अपना ऑर्डर लेके नीचे पहुंचता है कि मैं ये करवाऊंगा काम अपनी मर्जी का, तो एक कॉपी सेरिबेलम को भी पहुंचाएगा। अगर नहीं पहुंचाई तो वो सो जाएगा। ऐसे नहीं है कि वो खुद देख के आने मालिक ये चाहता हुआ था, कुछ नहीं है। चाहता है तो बोले मुझे एक कॉपी भेजिए, मुझे कहेगा तो मैं करूंगा। माने इसका मतलब नौकर को डेली करना पड़ेगा, सुबह को 7 बजे चाय पिलाना। और बार बार जब रोज 7 बजे मैं उठता हूं, मुझे चाय पिलाते हो, तो 365 दिन के बाद वो 366वां दिन है, उस दिन भी तो तुम 7 बजे ही उठोगे ना? नहीं, तुमने कल बोला ही नहीं था मुझे। इसका मकसद ये है कि ये ऐसे डीट होता है सेरिबेलम को बोलोगे तो करेगा। ये नहीं कि तुमने 365 दिन जब मैं करता हूं तो मुझे बोलने की क्या जरूरत है। जब 365 दिन तुमने बोला था तो 366वें दिन तुमने क्यों नहीं बोला? उस दिन भी तुम्हें बोलना है। यानी लम्हे भर के लिए तुमने नहीं बोला ना अगर, तो उस दिन वो काम नहीं करेगा। तो सेरिबेलम ऐसे है, जैसे नहीं कि देख के उसको रहम आ जाता है, नहीं ये तो बेचारा ये रोज करता है डेली, ठीक है इस दफा भी करता होगा। कभी ऐसा नहीं होगा। दोनों कॉपियां जाएंगी, वो जो मेरी मर्जी है वो जो कॉपी इसको दूंगा मैं। लेकिन इसको कॉपी दी, उसका फायदा क्या? वो जो एक्टिविटी वो हो रही है पेरीफेरी में, उसको क्या करना है? मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई क्या करोगे? तो बस तुम्हें मिल गया कि मेरी ये मर्जी है, तो तुमने समझ लिया कि मुझे मॉडिफाई हर हाल में करना है। वो साइट पे जो काम हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन लेना भी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। भाई मॉडिफाई करने का क्या मतलब है? मॉडिफाई करने का ये मतलब है क्या कि तुम किसी जॉब पे जब जाओगे तो वो जॉब जिस तरीके से होगा उसको तुम्हें मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई उसको करोगे जो गलत हो रहा होगा तो उसको सीधा करोगे ना। या गमले सारे सीधे होंगे तो तुम उनको उल्टा कर दोगे, तुम्हें कुछ तो करना है ना। ऐसे करोगे क्या? नहीं, वो जो गमले सीधे हैं उनको सीधा ही रखो, उनको हाथ ना लगाओ, वो काम तुम्हारा नहीं है। बस सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो होते ही ऐसे हैं। इसकी इंफॉर्मेशन तुम्हें सेरिबेलम दे चुका है और इस इंफॉर्मेशन के तहत आगे चल के तुमने देखा कि एक गमला उल्टा पड़ा हुआ है, उसको तुम उल्टा क्यों कह रहे हो सकता है वो ही सीधा हो। नहीं, तुम्हें जो ऊपर से बॉस ने बोला है कि सीधे गमले ऐसे होते हैं, मेरी ख्वाहिश ये है कि सीधे गमले ऐसे हों। और इस दौरान अगर तुमने कोई उल्टा गमला देख लिया उसको सीधा करो। आगे से 4 अगर सीधे हों तो उनको हाथ न लगाओ। ये कब कर पाओगे? ये तब करोगे जब आंखों से देखोगे कि उल्टा है कोई। इसका मकसद ये है कि तुम पेरीफेरी से इंफॉर्मेशन लोगे कि वो जो बॉस ने नीचे से ऑर्डर दिया है, वो जो बॉस नीचे से काम कर रहा है, वो उधर काम हो भी रहा है कि नहीं। इसका मकसद है कि पहले तुम्हें एक कॉपी मिलेगी बॉस की और अब की बार अगली इंफॉर्मेशंस मिलेंगी मल्टीपल जगहों से, फिर ज्वाइंट से भी, फिर तुम्हारे फेशाओं से भी, फिर टेंडन से भी, फिर फलां से भी, हर जगह से तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इंफॉर्मेशन जब तुम्हें कलेक्ट होगी तो तुम बॉस के उस ऑर्डर के साथ उसको मैच करोगे। अगर मैचिंग में आगे आके ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, सो जाओ, बस तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। लेकिन पता चला कि बॉस का ऑर्डर था +3 और ऊपर से जो ऑर्डर आ रहा है उधर से वो आ रहा है +2 या आ रहा है +4, इसका मकसद है बॉस के ऑर्डर के हिसाब से ये मैचिंग नहीं है। एकदम से तुम्हारी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे थर्मोस्टेट होता है, तुम चाहते हो 26 पर और हो गया टेम्परेचर 27 तो थर्मोस्टेट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन तुम चाहते हो कि 26 है और हो गया 26 तो देखें बंद हो जाता है। तो यहां पर भी ऐसा है, सेरिबेलम हर लम्हा की खबर रखेगा, लेकिन वो जो खबर वो रखेगा उसकी परसेप्शन आपको नहीं होगी, क्योंकि वो परसेप्टिव चीजें नहीं होती, वो है सेंसरी, कहेंगे एफरेंट उसको, लेकिन ये एफरेंट है सेरिबेलम के लिए, वो सबकॉन्शियस लेवल तक होता है। ये सिर्फ अपने काम के लिए ये सेंसेशन रिसीव कर रहा है, ये इसलिए नहीं कर रहा है कि आप महसूस करें,
वो इसलिए कर रहा है ताकि वो मोटर एक्टिविटीज को मॉडिफाई कर सके, उसके बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा। ये ऑटोमेटिकली, जैसे स्टेबलाइजर होते हैं, रात को आपका वोल्टेज कम हो गया, ज्यादा हो गया, क्या आपको पता चलता है क्या? नहीं, ये सारा काम स्टेबलाइजर खुद ही कर देता है, इसमें कोई परसेप्शन नहीं होती हमें। इसीलिए तो उसको अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। दैट्स व्हाई कॉल्ड अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। हालांकि कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन भी होती है, भाई बॉडी तो मेरी है ना, मुझे तो भी तो पता चले क्या हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें जो कॉन्शियस है, जैसे मैं इस तरीके से कर रहा हूं, मूवमेंट कर रहा हूं, मुझे पता भी तो चल रहा है ना, ये सेरिबेलम से नहीं हो रहा है, ये सेरिब्रम से हो रहा है। ये वाली जो कॉन्शियस परसेप्शन है, ये मेरी हायर लेवल तक पहुंच रही है वाया थैलेमस। क्योंकि जो भी चीज होती है ना, जो हायर लेवल तक पहुंचती है, वो हमेशा पहले थैलेमस में आती है, बाद में जाती है सेरिब्रम में। क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी सेंसरी मॉडलिटी कॉन्शियसनेस लेवल वाली डायरेक्ट सेरिब्रम तक नहीं जाती, सवाए स्मेल के। स्मेल जो है वो डायरेक्ट सेरिब्रम में जाती है, बाकी सारी की सारी पहले आती है थैलेमस में, और थैलेमस से आनवर्ड प्रोजेक्शन हो जाती है फिर सेरिब्रम में। क्योंकि सबसे पहले आपको पता था ही थैलेमस यानी डायनसेफलॉन। क्या सेरिब्रम था क्या? पहले था, एक छोटी सी रिम के तौर पे एक छोटा सा एक हिस्सा सेरिब्रम का तब भी था जब ओल्ड ब्रेन था, जैसे पुराना ब्रेन, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग जैसे पैदा हुआ था, तो हमने देखा था ना यहां पर कि ये डायनसेफलॉन था, ये तो शुरू से ही था, लेकिन इसके साथ ये छोटी सी रिम, बस ये था सेरिब्रम। जब सेरिब्रम ही इतना था तब सेरिबेलम भी इतना ही था, इतनी छोटी सी, इससे भी 4 गुना छोटी सी चीज। उसके बाद इसमें डेवलप हुआ है, ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट कैसे हुई है? इनके ऊपर थोड़ा सा बीफ अप होके एक और टुकड़ा सेरिब्रम का और ऐड हो गया है इसके अंदर, ये बढ़ रहा है सेरिब्रम साल ब साल, और इसको देखते ही देखते फिर कुछ और बढ़ गया, ये बीफ अप हो रहा है, देखिए ना, और उसमें ऐड हो रहा है। आज देखो ऐसा ही है ना, ये क्या बीफअप हुआ है इसके ऊपर? सेरिब्रम के मटेरियल बीफअप हुए हैं। और इसी तरीके से यहां पर फिर पता चला कि आगे वाला ऐसा थोड़ा आगे निकल आया, पीछे वाला थोड़ा पीछे, और नीचे वाला ये मिला के ये। तो इसका मकसद है कि पहले था ही डायनसेफलॉन, यानी पहले था ही डायनसेफलॉन जिसका सबसे बड़ा हिस्सा थैलेमस है। इसका मकसद है कि पहले जब सेरिब्रम था ही नहीं, तो सारी सेंसेशन जितनी भी थी हमारी सेंसरी मॉडलिटीज कॉन्शियसनेस लेवल वाली, वो कहां पहुंचती होंगी? थैलेमस में। और उसके बाद जब ये सेरिब्रम के बड़े कार्टेक्स के हिस्से डेवलप हुए हैं, तो फिर थैलेमस ने ऑनवर्ड प्रोजेक्शन भेजी है किधर? सेरिब्रम में। तभी हम कहते हैं कि कोई भी चीज डायरेक्टली सेरिब्रम में नहीं आती, पहले थैलेमस में आती है। क्यों? क्योंकि पहले सेरिब्रम था ही नहीं। अगर था कुछ तो वो छोटी सी रिम थी, उसमें स्मेल पहले भी जाती थी, स्मेल उसमें आज भी जा रही है। तभी बोलते हैं कि स्मेल डायरेक्टली गोज टू द सेरिब्रम, क्योंकि वो सेरिब्रम का हिस्सा पहले भी था। क्योंकि स्मेल सबसे पुरानी सेंसरी मॉडलिटी है। इसी जमाने में लोग स्मेल से ही अपने 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 बॉडी को, यानी कॉन्शियसनेस लेवल जो है ना अपनी मेंटेन करते थे, यानी कॉन्शियसनेस लेवल उनको शुरू स्मेल आती थी। ये बड़ी प्रिमिटिव सेंसरी मॉडलिटी है। लेकिन अभी भी, आज भी हमारी जो जैसे हमारी भूख है वो स्मेल पे डिपेंड करती है। खुशबुएं आप देखें ना, आप अपना टेस्ट है जो है वो खुशबू पे कंप्लीमेंट होता है। आप कोई चीज खा के देखें, अगर उसके अंदर एरोमा अच्छा नहीं है तो उसके अंदर टेस्ट भी आधा होगा। अभी देख रहे थे ना आप, ये जैसे कोरोना में स्मेल जो है वो एनोस्मिया, खास में पैरास्मिया खास तौर पे, उसकी जो स्मेल है वो लोगों की चली जाती है। न्यूरोलॉजिकली वो सडनली स्मेल खत्म, वो टेस्ट भी खत्म वैसे तो, लेकिन यह है कि स्मेल बिल्कुल खत्म। 6 महीने 8 महीने तक लोगों की स्मेल नहीं आई वापस। और स्मेल ना आने की वजह से उनको चीजें भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो इसका मकसद है कि स्मेल का टेस्ट के साथ बड़ा वास्ता है। यही नहीं, और बहुत सारी चीजों का स्मेल के साथ वास्ता है। ये आप लोग ना, स्मेल के साथ बहुत सारी चीजों का इतना कुछ कि इवन सेक्स इज इट इज एक्चुअली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द स्मेल। बहुत सारे आप देखें, बहुत सारे जानवर जो है ना अपनी फीमेल को सूंघ के जो है ना अपनी सेक्स एनहांस करते हैं। आप देखें ना, हदीस है ना कि औरतें जो हैं वो खुशबू लगा के पब्लिक में न जाएं। वजह क्या है? वजह यह है कि स्मेल के साथ एक सेक्स का रिश्ता है। भूख का तो है ही,
क्योंकि ये भूख और सेक्स, ये सारी चीजें इसी को एनिमल, इसको कहते हैं ना एनिमल स्पिरिट। आपने देखा ना, है ना एक इडियम है ना, एनिमल स्पिरिट्स क्या है, हंगर एंड सेक्स, एनिमल स्पिरिट्स। ये जानवर में होता है, ये बहुत ही प्रिमिटिव किस्म की जानवर है। देखें ना, जानवर चीजों को जान लेते हैं सूंघ के। स्मेल इतनी, यानी स्मेल जो है वो कॉन्शियसनेस लेवल तक भी इवन पहुंच जाती है इस तरीके से। जैसे स्मेल्स डेंजर, स्मेल्स रेट, स्मेल्स डेंजर, मतलब डेंजर को स्मेल करना, ये प्रॉवर्ब्स हैं, इस तरह इडियम से यहाँ पर। तो लोग पहले इस तरीके से स्मेल, क्योंकि जो आपका थैलेमस है ना, सारी सेंसेशन है थैलेमस के कंधे पे थी। तो आप कहेंगे थैलेमस तो बहुत ही एफिशिएंट होता होगा, क्या खा के एफिशिएंट था, उसकी क्या थी सेंसरी सलाहियत उसकी बता रहा हूं। जिसने सारे अपने कंधे पे उठाए हुए हैं, तो उस ह्यूमन बीइंग का हशर क्या किया उसने, विजन, जब थैलेमस विजन करता था को तब करता ही थैलेमस था ना, सेरिब्रम तो था ही नहीं। तो तब क्या थी विजन आपकी, ये विजन थी कि आप पेशेंट के आगे खड़े हो जाओ, उसको बोलो नजर आ रहा है, बोले हाँ, आगे से कार धुंधले से साए हैं ऐसे जो हिल रहे हैं, ये थी विजन। और आज देखो ये विजन, फर्क है कि नहीं है कैसे नहीं है, मैं पूछ रहा हूं फर्क है, ये कितना फर्क है, ये फर्क जमीन और आसमान का फर्क है। आप कह सकते हैं हाँ सर 19-20 का फर्क, ऐसा कह सकते हैं कि यह धुंधले से साए और ये सारी रोशनियां और ये सारे ऑब्जेक्ट्स और ये सारी मेमोरी, ये फला, ये क्या ये 19-20 का फर्क है, ये तो जमीन और आसमान का फर्क है। वो जो था ना जमीन जैसा फर्क, जमीन जैसी चीज, वो था थैलेमस, और ये जो आज देख रहे हो ये है सेरिब्रम। ये सिर्फ मिसाल दे रहा हूं एक, और बहुत सारी मिसालें, हर सेंसेशन को मैच करो ऐसे, सवाल स्मेल के। स्मेल मेरा ख्याल है जितनी पहले थी उतनी शायद आज भी है, लेकिन बहरहाल आज भी उतनी नहीं है, ज़ाहिर है सेरिब्रम तक जा रही है। स्मेल सब याद हो रही हैं आपको, आप आंखें बंद करके चीज़ों को सूंघ के बता सकते हो क्या क्या है। यहाँ आप खड़े हो के किचन में कुछ बन रहा है, बोल सकते हो कि ये पिज़्ज़ा इस वक्त यहाँ तैयार हो रहा है, कि बिरयानी हो रही है, कि फलां हो रहा है, कि फलां हो रहा है, ये आप बता सकते हो। ये सेरिब्रम में आज हो रहा है, पहले थोड़ी होता था। लेकिन पहले कोई पास से गुजर गया, साया सा आपको महसूस हुआ, उसकी स्मेल से अंदाजा हो गया कि ये कोई जानवर, ये कोई फलां, ये है, इससे आप अंदाजे लगाते थे। ये था ह्यूमन बीइंग पहले का। ये हम नहीं मानते, मकसद है कि ये हमारा ख्याल है, लेकिन हम अपने दीन के हिसाब से इन चीज़ों को नहीं मानते। वो कहते हैं, अभी तो देखिए डार्विन की पुरानी थ्योरी, उसका जनाजा निकल चुका है। अभी वो बोल रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग, अभी बोल रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है इसी हालत में इस प्लेनेट पे आया है। ये जो था ना वो बंदर है, वो फलां, ये वो, इसके जनाजे निकल गए, वो गई थ्योरी। अब बोल रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग को अल्लाह ताला ने किसी सजा के तौर पे इस प्लेनेट पे भेजा है, इसी हालत में ही आया है। जो हमारे दिन में यही है ना, कि इसी हालत में हज़रत आदम जो है वो यहाँ आए हैं, इंसान की हालत में, इसी हालत में जिस हालत में हम हैं। अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक, तो ये इस तरीके से यहाँ पर सेरिब्रम आप यहाँ पे देखते हो। तो इसका मकसद है कि सेरिबेलम जो है ये मुसलसल इंफॉर्मेशन ले रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी, उसको इंटीग्रेट करके भेज रहा है। कहाँ भेजा जा रहा है, कहां से रिसीव कर रहा है, फ्रॉम। तो सेरिबेलम क्योंकि इट इज एक्चुअली द आउटग्रोथ ऑफ द पोन्स बेसिकली, तो वो पोन्स के पीछे है और उसके दो हेमिस्फीयर्स हैं। जैसे सेरिब्रम कंट्रोल्स द अपोजिट ऑफ द बॉडी, बट द सेरिबेलम कंट्रोल्स द सेम ऑफ द बॉडी, दो सेम साइड को। इसका मकसद है कि मैं कहूं अगर कि मेरा राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर है, तो ये मदद कर रहा होगा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर की, और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर दोस्त होगा, यानी मेरा नौकर दूसरे के घर में रहता है जबकि उसका नौकर मेरे घर रहता है। तो इसका मकसद है कि मैं जब नीचे जाऊंगा ऑर्डर बना के वॉलंटरी एक्टिविटी करने सेरिब्रम वाली, तो मैं कर दूंगा क्रॉस आखिरी लम्हे पे, और मुझे पता है कि मैं आखिरी लम्हे पे क्रॉस कर रहा हूं, तो मैं हूं राइट का और कंट्रोल में करूंगा लेफ्ट को, और मेरा जो सेरिबेलम है वो जो ऊपर रहता है वो है ही लेफ्ट वाला। इसका मकसद है कि जब मैं दो कॉपीज लेके जाऊंगा, जो एक फेंकनी है मुझे किसको, सेरिबेलम को, तो मुझे रास्ते में क्या सेम सेरिबेलम को देता जाऊं कि अपोजिट को फेंक के जाऊं? अपोजिट को मैं जा नहीं सकता, इसलिए मैं ब्रेन स्टेम के इस पूरी जर्नी में उस ब्रेन स्टेम के हिस्से को ये जिम्मेदारी सौंप दूंगा कि ये मेरा मैसेज उस साइड वाले सेरिबेलम को पहुंचाना, क्योंकि मेरा नौकर वो है, ये नहीं है। तो आप ब्रेन स्टेम के किस हिस्से को कहेंगे? उसी से वो कहेंगे जिसके घर में रहता है, और रहता किसके घर में? जाहिर है पोन्स के घर में, क्योंकि उसी की तो आउट ग्रोथ है
इसका मकसद है कि दो कॉपीज जो ऊपर से आई थी, एक तो थी कार्टिको होते हुए आखिर में हो गई वो स्पाइनल, लेटरल कार्टिको स्पाइनल, वो कुछ सीधी आ गई चलो, लेकिन वो जो दूसरी वाली आई है लाइन जिसको कॉपी तुम्हें सेरिबेलम को भेजनी है, तो वो कभी भी सेरिब्रो सेरिबेलार नहीं बनेगा, क्योंकि कभी भी सेरिब्रम से कोई भी चीज डायरेक्ट सेरिबेलम में नहीं जाती, भले वो मेरा नौकर ही क्यों ना हो, भले मेरा नौकर उनके घर में रहता हो, लेकिन अखलाक ये नहीं कहता कि मैं सीधा घर में उनके घुस के अपने नौकर को कहूँ कि कल शाम को 6 बजे आ जाना। नहीं, मैं दरवाज़ा खटखटा के उस घर के मालिक को कहूँगा मेरे नौकर को कहना कि कल शाम को आ जाए, ऐसे ही कहेंगे ना, अखलाक यही बताता है ना। तो यहां से हमने क्या किया, कार्टिको बन के नीचे आए आप, पोन्स को हैंडओवर कर दो, पोन्स खुद ही पहुंचा देगा आपके नौकर के पास, तभी बन जाएगा कार्टिको पोंटाइन। रुक जाओ, पोंटो सेरिबेलार, ये बन गया आपका एक कंपाउंड किस्म का ट्रैक्ट, वरना कार्टिको पोंटाइन की कोई जरूरत ही नहीं थी। पोंटाइन पे पोन्स को करना था क्या? मैंने जो मैसेज दिया है उस घर के मालिक को, वो इसलिए थोड़ी दिया है कि घर का मालिक कहे कि हाँ ठीक करके वो घर जाके सो जाए अपने कमरे में, नहीं, इसलिए दिया है ताकि मेरे नौकर को बताओ। तो सही मानों में 3 लोगों ने काम किया, वरना ट्रैक में होता है एक जगह से शुरू हो गया दूसरी जगह खत्म हो गया, यहां बीच में इंटरमीडिएट आ गया हमारा उस घर का मालिक। कार्टिको पोंटाइन पोंटो सेरिबेलार, कार्टिको पोंटाइन सेम साइड का, समझ गया ना, कार्टिको पोंटाइन अपोजिट का नहीं। जब अपोजिट में मैं ऐसे ही मैं अपोजिट पहुंच जाऊं तो फिर मैं अपोजिट में चला ना जाऊं खुद ही। इसका मकसद है कार्टिको पोंटाइन सेम पोंटो सेरिबेलार क्रॉस, ये समझ गए। तो पोंटो सेरिबेलार का इसी तरीके से अब होगा क्या, मैंने बताया आपको कि यहां पर ओलिव, जब आपने पिरामिड देखा तो पिरामिड को स्पाइनल कार्ड के साथ मैच भी किया आपने, उधर पिरामिड की शक्ल नहीं है, फ्लैट है, आगे से जरूरत ही नहीं। फिर जहां फिर साइड पे आ गए तो साइड पर हमने यहां पर साइड पर इधर आपने स्पाइनल कार्ड में देखा था कि बहुत सारे ट्रैक्स की वजह से बल्जिंग थी, लेकिन यहां बल्जिंग की वजह कोई और है, और बल्जिंग की वजह है कोई और, डिटैच्ड न्यूक्लियस, क्योंकि जहां न्यूक्लियाई डिटैच्ड होंगे, ऐसे नहीं होंगे कि एंटीरहान सेल्स की तरह कि तुम ये भी लेके जाओ, ये मैं साथ चलूंगा, हॉर्न ही बन जाएगा एक तरह से। नहीं नहीं, यहां हॉर्न वार्न है ही नहीं, यहां न्यूक्लियाई के टुकड़े तोड़ के जाओ, तुम्हें 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, 2000 चाहिए, टुकड़े तोड़ के जाओ, मेरे साथ मत रहो। हाँ हाँ, नहीं, जहां पोस्टीरियर थोड़ी सी जगह बच जाए तो रख लेना, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज्यादातर इंटीरियर, कभी पोस्टीरियर भी हो सकते हैं, क्यों नहीं, ऐसे नहीं कि पोस्टीरियर नहीं है, पोस्टीरियर भी होंगे, अगर पोस्टीरियर कोई जगह है तो, जरूरत है तो पोस्टीरियर भी क्यों नहीं आएंगे, 2-4 ऐसे भी पोस्टीरियर होंगे, लेकिन पोस्टीरियर जो होंगे वो आएंगे एलआर से ही, ये नहीं है कि आगे वाले पीछे जाएंगे, यानी मोटर वाले पीछे नहीं जाएंगे, ये पीछे सेंसरी वाले आगे आ सकते हैं, और अगर चाहें तो पीछे रुक ही जाएं, ये भी हो सकता है। तो यहां पर ये क्या, इसने क्या किया, क्या रुक गया, क्या आगे आ गया, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस क्या पीछे ही रुक गया या आगे आ गया, आगे आ गया मतलब बहुत आगे के लेटरली, क्योंकि आगे से पिरामिड थे, और यहां बल्ज बन गया, अगर एक बल्ज बना दूसरा बना तो एक सल्कस क्रिएट होगी, जो मैंने बताया। वैसे तो बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है सल्कस बिटवीन पिरामिड एंड ओलिव ऐसे, लेकिन कुछ बुक्स में लिखा हुआ प्री ओलिवरी सल्कस, अच्छा नाम है, टर्म है एक। अब थोड़ा और पीछे की तरफ जाएंगे तो मैंने बताया लास्ट टाइम, जैसे मैं कल यहां पर क्लास खत्म की हमने, कि भाई पीछे जब आप जाओगे तो पीछे हम देखेंगे एकदम से सेरिबेलम खड़ा है, तो सेरिबेलम के साथ कांटेक्ट डेवलप करेंगे ना, तो सेरिबेलम क्या थ्रू आउट द एंटायर लेंथ ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा होगा, नीचे तो कभी भी नहीं जाएगा, ये तो बात तय है कि स्पाइनल कार्ड में तो नहीं जाएगा, लेकिन मेडुला ऑब्लांगेटा में भी आधे तक पहुंच के है, आधे हाफ ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा तक जाएगा, नीचे हाफ ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा पर नहीं पहुंच पाएगा। यानी आप अगर इस तरीके से सेरिबेलम देखोगे तो ये आपको बैक से मेडुला ऑब्लांगेटा वैसा ही नजर आएगा जैसे स्पाइनल कार्ड होता है, क्योंकि उसके पीछे सेरिबेलम ऐसे ही नहीं है जैसे स्पाइनल कार्ड में थ्रू आउट नहीं है। यानी मेडुला ऑब्लांगेटा सही माने में देखा जाए तो लोअर जो हाफ होता है ना मेडुला का, इट इज लाइक स्पाइनल कार्ड, क्योंकि आगे से इतनी जगह वो भी स्पाइनल कार्ड जैसी, ये और बात है कि पिरामिड है, पीछे तो वो मुकम्मल तौर पे स्पाइनल कार्ड जैसा है। लेकिन जैसे आप ऊपर के हाफ में जाते हो तो अचानक एक नई चेंज आ जाती है, किसकी, सेरिबेलम की। आपने सेरिबेलम तो पोन्स में था भाई, पोन्स वाला वो बलून इतना फूक चुका है वहां पर कि वो शुरू में तो पोन्स के पीछे था, लेकिन आप उस बलून को ऐसे 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 करोगे कि अब तो वो साइडों से भी नजर आएगा और ऊपर, जाहिर है आपको पता है बलून जो हर डायमेंशन से बढ़ता है ना, तो जब आप इस तरीके से करके ऐसे ऐसे जैसे जाओगे तो इधर मिड ब्रेन तो है ही इतना बड़ा नहीं, तो मिड ब्रेन को भी छुपा देगा बैक से, और ऐसा करके पूरा मेडुला तो नहीं, चलो हाफ तो छुपा ही देगा,
और पोन्स तो पूरा ही पूरा छुपा देगा पीछे से। जब आप पीछे से बैठ के ब्रेन स्टॉर्म को देखोगे तो नजर ही सिर्फ आपको लोअर हाफ मेडुला नजर आएगा, बस। बाकी नजर आएगा इतना बड़ा बलून, 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स कनेक्टेड विथ ईच अदर विद अ शैलो सल्कस, ओके, नॉट दैट मच मीडियन फिशर बड़ा जो होता है अंदर आप हाथ डाल दो, इसमें तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा, जैसे मेरा हाथ है। ये 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स यहां पर इस तरीके से मौजूद होंगे बलून की तरह, ताकि ये सारा कुछ छुप जाता है। ये ऐसे ही जैसे कोई बच्चा हो, उसके पीछे जैसे बैग लगे हुए होते हैं, जैसे बैग लगा हुआ होता है, और हमारे बच्चों के बैग आपने देखे हुए होते हैं, बच्चों के वजन से ज़्यादा, तो यहाँ से इस तरीके से बैग, और ऐसे फूके हुए होते हैं कि आगे चल के इंशाल्लाह ताला आप उनके सर भी देखेंगे कि उनके पीछे भी बैग होगा, और आधे पॉप्लिटल फोसा तक भी उनका बैग होगा, वह आधा तो हो ही गया है बेचारों का। बच्चे देखे ना आपने, जो सुबह इतने छोटे से बच्चे, इनको तो स्कूल ही नहीं जाना चाहिए एक्चुअली। बहुत सारे लोग हैं 7-7, 8-8 साल के बाद, 4-4 साल, उसके अंदर बच्चों का ये जो टाइम होता है ना, इन बच्चों को एक्चुअली ट्रेनिंग होती है अखलाकियात की ज़्यादा। साइंस जो है ना, ये साइंस हमें वारा नहीं खाती है एक्चुअली। हम लोगों ने बड़ा गर्क किया है साइंस के आड़ में, जो है ना, वो लोगों को पढ़ा के 4 साल 3 साल का बच्चे हैं, 3 साढ़े 3 साल के बच्चे हमें स्कूल जाते हुए देखे। अब मुझे बताओ, बच्चों को स्कूल भेजो ही नहीं, इतने छोटे बच्चों को 5-6 साल तक तो इनको सिर्फ अखलाकियात की तालीम दी। तो यहाँ पर ये इस तरीके से, ये जो बैग है ना आपके जो पीछे, जो आपका सर भी पीछे से ढक रहा है इतना, और पूरा बैक भी, और इवन पॉप्लिटल फोसा तक, ये आपका सेरिबेलम है, और आप हैं ब्रेन स्टेम। तो इस किस्म के बच्चे को पीछे से देखेंगे तो नजर ही क्या आएगा, नीचे की 2 लेग्स नजर आएंगी उसको, और बाकी सेरिबेलम, और आगे से पूरा ब्रेन स्टेम छुपा हुआ, अगर आप बैक से देखते हो। इसलिए हम इसको फ्रंट से पढ़ रहे हैं, हम बैक से भी पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको फ्रंट से पढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्रंट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सारी नर्व्स फ्रंट से निकलती हैं। इतनी कुछ कि वो जो 2 नर्व जिनको मानते ही नहीं हम नर्व, वैसे मानेंगे यकीनन, लेकिन वो नर्व भी फ्रंट से, सिर्फ एक नर्व है वो जो बैक से निकलती है, ये 4th नर्व है। लेकिन बैक से का मकसद ये नहीं कि पीछे जाएगी, वो भी टर्न करके आएगी फ्रंट से ही, क्योंकि क्रेनियल नर्व में सिर्फ वेगस नर्व को छोड़ के बाकी क्रेनियल नर्व की टेरिटरी है ये मुंह आपका, ये जो आपका हेड है ना, जो नेक को छोड़ के, नेक को भी छोड़ दो, हेड है ना आपका, जो इस हेड को आप, इसका जो है, इस हेड के 2 हिस्से होते हैं, एक फेस एक स्कैल्प। जहां हेयर है वो स्कैल्प, जहां नहीं हेयर वो फेस, दोनों को मिला हो तो ये हेड, टिकाओ हेड के ऊपर नेक, तो ये हेड है नेक। तो इसका मकसद ये कि क्रेनियल नर्व का वास्ता नेक से नहीं, हेड से, और हेड में भी ज्यादा वास्ता फेस से। कैसे? आप क्या करेंगे, जो आपका स्कैल्प है, इसकी जो टॉप पॉइंट है, जिसको वर्टेक्स कहते हैं, यानी आप अपना एक किताब या कोई चीज़ आप पेपर आप अपने इस पे आप हेड पे रखें, जो पॉइंट आप उस एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन को पहले टच करें वो वर्टेक्स है, वाइएस पॉइंट होगी ना, उसको वर्टेक्स कहते हैं। इस वर्टेक्स पर आप निशान डालें, यहां पर कोरोनल प्लेन रखें, इसको आप काटें ऐसे, हेड के 2 टुकड़े हो जाएंगे, लेफ्ट राइट और फ्रंट बैक। तो फ्रंट आगे गिरेगा, बैक पीछे गिरेगा। जो फ्रंट आगे गिरा ये क्रेनियल नर्व की जायदाद है, सिर्फ ये। इसका मकसद है कि आधा स्कैल्प क्रेनियल नर्व सप्लाई नहीं करती, जो पीछे गिरा है उसको कौन करेगा? सेंसर, मतलब सर्वाइकल नर्व, माने स्पाइनल नर्व। कौन सी? सर्वाइकल। कौन सी? ऊपर की 4 सर्वाइकल, क्योंकि नीचे की 4 सर्वाइकल तो आपको पता है कि वो ब्रेकियल प्लेक्सस बना। तो इसका मकसद है कि इतना टुकड़ा 12 क्रेनियल नर्व, 12 नहीं 24, इसको सप्लाई करते हैं। बस उसमें से एक को इजाज़त है कि ये भी कुछ करो, बाकी तुम नीचे चली जाओ, और नीचे जाके तुम हेड एंड नेक, थोरेक्स, एब्डामेन और हाफ ऑफ एब्डामेन और थोरेक्स, इनको जाके देख लो, और ये इसी का नाम वेगस नर्व है। वरना तो आप देखेंगे, इसका मकसद है कि इतनी छोटा सा एरिया, ये क्रेनियल नर्व का एरिया है। इससे आप अंदाजा लगाएं फेस पर कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्क हो रहा होगा। अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इसका मकसद है कि बिहाइंड से वो जो एरिया है जहाँ सेरिबेलम आ गया आपका, उस सेरिबेलम को आपको कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट किसके साथ करना? उसके साथ तो करना ही है जिसके घर में रहते हो आप। सबसे पहले तो उधर उसके साथ कनेक्शन होगी आपकी। उस कनेक्शन को हम कहेंगे सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है ना। वो कनेक्शन आप करेंगे उसके साथ। लेफ्ट वाला लेफ्ट को जाए, राइट वाला राइट को जाए, पकड़ के रखें उसको। जैसे आप बैग रखते हैं तो रस्सियां पट्टे पकड़े हुए होते हैं ना आपके जिस्म को, तो इसको यहां पे ऐसे पकड़ के रखें। किसको? और वो जो पट्टा जाएगा, फाइबर्स का बंडल जो जाएगा, वो कैसा होगा? ऊपर से नीचे आने वाला, नीचे से ऊपर जाने वाला, कि स्ट्रेट ट्रांसवर्स लिए क्रॉस? क्योंकि मेरे घर में रहता है, मेरे घर में अगर मेहमान रहेगा तो मैं बाइक से जाऊंगा क्या उसके?
हाँ, अगर मेहमान अगर किसी दूसरे मोहल्ले में जाएगा तो मैं फिर ज़ाहिर सवारी से जाऊँगा। दूसरे कमरे में रह रहा है क्या, यहाँ पे मैं क्या बाइक से जाऊँगा उसके पास, क्योंकि वो घर में रह रहा है, पोन्स के पीछे रहता है सेरिबेलम, तो ट्रांसवर्सली ऐसे जाएंगे और जाएंगे किधर, साइड से क्या पीछे, पीछे क्योंकि रहता है पीछे। तो ये वाले फाइबर्स ऐसे होंगे और बंडल करके आप उनमें डाल दो। कितने बंडल जाएंगे, एक लेफ्ट को एक राइट को, क्योंकि सेरिबेलर हेमिस्फीयर 2 हैं। ऐसे पेडंकल्स को हम कहते हैं सेरिबेलर पेडंकल्स। कितने, लेफ्ट को एक राइट को एक, आप एक पढ़ लेना बस। लेकिन मसला यह है कि जब ये बलून की तरह एक्सपेंड हुआ है तो फिर ये कनेक्शन सिर्फ पोन्स के साथ नहीं होगी, ये कनेक्शन मिड ब्रेन के साथ भी होगी और ये कनेक्शन मेडुला के साथ भी होगी। तो इस किस्म के पेडंकल्स 2 और आने हैं, एक का नाम पड़ जाएगा सिंपली सुपीरियर, तो एक का नाम इंफीरियर। तो ये जो अभी बताया ये मिडिल था, इसका नाम था मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। जो ऊपर वाला आएगा वो सुपीरियर सेरिबेलर। उसको क्या ऊपर से नीचे आना चाहिए कि वो भी ट्रांसवर्स हो सकता है? क्यों भाई, ये जब आपके हेड के पीछे सेरिबेलम पहुंच ही रहा है तो तुम्हारा जो पेडंकल होगा क्या पोन्स की तरह सीधा नहीं जा सकता क्या? इस तरह जा सकता है ना। और मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला भी ऐसे ही जा सकता है ट्रांसवर्स, सीधा ऐसे करके जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है ना सारे। जब जहां तुम्हारा बैग पहुंच ही रहा है तो पट्टा इधर भी बांध दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह यह है कि नीचे सेरिबेलम को पहुंचते पहुंचते कोई लाखों साल लग गए होंगे। सेरिबेलम का एक ही दिन में शरीर में हवा फूंक के वो इतना बड़ा बन गया था क्या? यहां इसको टाइम लगा है। तो सबसे पहले सेरिबेलम किधर बना है? पोन्स के पीछे। क्या पूरे पोन्स में कि बीच वाले हिस्से में थोड़ा सा, और उसके बाद थोड़ा और करके पोन्स यहां तो पहुंचने में इसको पता नहीं कितने हजारों साल लगे होंगे। लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो तो शुरू से ही डेवलप हुई होगी ना। आपको जब पहुंचेगा तो होगी ना डेवलप। नहीं भाई, ऐसे नहीं है ना, क्योंकि ये जो हमने वेरियस न्यूक्लियाई जो इंफॉर्मेशन इसके जो जासूस घूम रहे हैं, ये जासूस को बाद में घूमे हैं क्या? ये तो जासूस फैले हुए हैं, उसके मिड ब्रेन में भी फैले हुए हैं, मेडुला में भी हैं और पोन्स में भी हैं। इसका मकसद है कि इनकी कम्युनिकेशन क्या यहां पहुंचेगा तब होगी या इसकी प्रॉक्सीज पहले से ही बैठी हुई हैं वहां पर। तो इसका मकसद ये है कि जब तुम अभी पोन्स के सेंटर पर अभी तुम थोड़ा सा ही डेवलप हुए हो तो पोन्स वाली तो आराम से आपके पास आ ही गई है। ऊपर वाली जो मिड ब्रेन वाली है उसको तुम्हारी तरफ ट्रेवल होना पड़ा है, क्योंकि अभी आप इतना एक्सपेंड हुए ही नहीं हो, आपकी फ्रेंचाइज वहां तक पहुंची नहीं है, हेडक्वार्टर आपका उस एशिया में है ही नहीं, तो तुम्हें यकीनन कोरियर भेजना पड़ता है। तो इसका मकसद मिड ब्रेन वाला जो बंडल आएगा क्या उधर से ट्रांसवर्सली उसको अप्रोच कर पाएगा कि डाउनवर्ड ऑब्लिकली आएगा? ठीक है ना, डाउनवर्ड ऑब्लिकली आएगा। जाहिर है 2 बंडल आएंगे क्योंकि 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर है। इसका मकसद ये है कि अगर मिड ब्रेन से आए पेडंकल्स, उनकी शक्ल कैसी हो सकती है? उनके मिड ब्रेन में आई तो उनकी शक्ल ऐसे हो सकती है, ऐसे। ऐसे क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहां पर सेरिबेलम मौजूद है। और जब मेडुला वाले की बारी आएगी तो वो कैसे होगा? नीचे से ऊपर। तो ये नीचे से ऊपर, ये ऐसे होगा। लेकिन जब सेरिबेलम में पोन्स की जगह आएगी तो उसकी जरूरत ही नहीं, आगे से यहां से और आगे से यहां। वो तो कट में मुझे नजर ही नहीं आएगा, ये मुझे नजर आएंगे बाकायदा, ऊपर से जाने वाले नीचे से और नीचे से ऊपर। इसका मकसद ये है कि इनकी शक्ल कैसी होगी? ऐसे, पॉपुलेटेड फोसा की तरह रॉम्बॉइड शेप्ड होगी कि नहीं? तो ये रॉम्बॉइड शेप का होने की वजह से ये पोन्स और ये मेडुला, इन दोनों को हम मिला के हम कभी कभी रॉम्बोएन्सेफेलॉन भी कहते हैं। ये आगे चल के आपको बताऊंगा मैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल हियर द 3 पेडंकल्स इन ईच सेरिबेलर हेमिस्फीयर, दे आर एक्चुअली इंटरिंग। जो ऊपर वाला आ रहा है ऐसे डाउनवर्ड, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, तो मिड ब्रेन को सेरिबेलम के साथ कनेक्ट करने वाला है सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। मेडुला ऑब्लोंगेटा में डाउनवर्ड अपवर्ड हियर, इस तरीके से फ्रॉम बिलो अपवर्ड इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ये मेडुला को कनेक्ट कर रहा है सेरिबेलम से, और वो जो बीच वाला है मिडिल सेरिबेलर पेडंकल्स वो पोन्स को कनेक्ट कर रहा है। सबसे बड़ा यकीनन पोन्स वाला होगा, क्योंकि पोन्स के अंदर तो वो रह रहा है, जाहिर है। अंडरस्टैंड? और वो काम इस तरीके से यहां पर करेगा। और अगर यहां ये मैंने मेडुला दिखाया आपको और इसमें आपको ओलिव भी दिखाया, तो अचानक जब मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाऊंगा तो ये एकदम से बैक से एक पेडंकल निकालेगा। क्या मैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में पीछे से स्पाइनल कार्ड की तरह ऐसे स्मूथली हाथ घुमा सकता हूं क्या? नीचे वाले हाफ में तो मैं घुमा सकता हूं, लेकिन ऊपर वाले हाथ में क्या घुमा सकते हैं क्या? नहीं। तो ये क्या करेगा? ये आगे से ये पैरामिड देखा था, ये तुमने एक और बल्ज देखा था ओलिव, और जैसे तुम पीछे पहुंचे ऐसे अचानक पीछे से दरवाज फटेगी, दीवार फटेगी और ऐसे हो जाएगा।
यानी ये बैक है आपका, ये देखें ये बैक है, जब तक आ जाएगा क्या, मिड लाइन आ जाएगी आपकी, ये मिड लाइन में पीछे से ये ऐसे फटेगी दीवार और गश करके निकलेंगे फाइबर्स, किस तरफ, सेरिबेलम की तरफ। और ये गश करके जो फाइबर्स निकलेंगे ऐसे, तो क्या इस तरफ कि दूसरी तरफ भी, दूसरा पेडेंकल है, दूसरी तरफ दूसरा पेडेंकल, तो ये पेडेंकल यहां आ जाएगा। इसका मकसद ये है कि अगर मैं यहां से काटता इसको तो ये हो जाता है ऐसे। अगर आप यहां से अगर इसको काटते तो आप देखें, एक साइड में दिखा रहा हूं सिर्फ हाफ, ये देखिए ये क्या था, पिरामिड, और ये ओलिव, और ये सर्कस बिटवीन पिरामिड एंड ओलिव। और जैसे मैं पीछे आया यहां, अचानक ये मिड लाइन में ऐसे फट गया, ये पीछे, ये क्या गया, इंफीरियर सेरिबेलर पेडेंकल। और अगर ऐसा गया है तो क्या इसके और ओलिव के बीच में क्या सल्कस क्रिएट नहीं होगी क्या, ठीक है ना, इसको हम कहेंगे पोस्ट ओलिवरी सल्कस, समझ गए। ये पोस्ट ओलिवरी सल्कस, ये पोस्ट ओलिवरी सल्कस का थ्रू आउट होगी या अपर हाफ में होगी, क्यों, क्योंकि पेडेंकल अपर हाफ में ही होता है और ओलिव भी इत्तेफाक से अपर हाफ में होता है। ओलिव क्यों अपर हाफ में होता है, क्योंकि इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस की जो लेंथ है वो हाफ ऑफ मेडुला तक है, समझ गए। तो इसका मकसद है कि पोस्ट ओलिवरी सल्कस, और आपको जो पोस्ट ओलिवरी सल्कस मिली तो मिल गया आपको एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, और यहां से स्टार्ट हो जाएंगे बहुत सारे रूटलेट्स, और उन रूटलेट्स को इस्तेमाल करेंगी ऊपर से लेकर नीचे तक 3 नर्व्स। ऊपर की रूटलेट्स को ज्वाइन करके आप बना देंगे 9th क्रेनियल नर्व, उससे नीचे की रूटलेट्स को ज्वाइन करके बना लेंगे आप 10th नर्व, और सबसे नीचे की रूटलेट्स को ज्वाइन करा के आप बना लेंगे 12th। तो आप बना चुके पहले ही, 12th तो आप जब 9th है एक, 10th है दूसरी, तो 9 नंबर में तो 11th होगी ना, दायरे नीचे जो 11th है वो इसकी बहन है। ये वाली जो अभी 11th बनाई है हमने, और वो वाली जो तुम कहते हो कि 11th है, ये दोनों ही बिल्कुल 11th हैं, लेकिन ये दोनों की दोनों आके क्रेनियल कैविटी में दोनों की मुलाकात होगी इधर, क्योंकि इसका नाम है क्रेनियल रूट ऑफ द एक्सेसरी नर्व या 11th नर्व, और उसका नाम है स्पाइनल रूट ऑफ द 11th नर्व। ये समझ गए। तो ये जो 11th नर्व है आपकी, ये जो 11th नर्व जो स्पाइनल कार्ड में थी, किस जगह ये 11th नर्व थी, फर्स्ट में, ये सेकंड में, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट्स ऑफ द सर्वाइकल रीजन के अंदर ये नर्व्स के जो मोटर रूट्स थे, समझ लो कि रफली उनके 10-10% फाइबर्स थे। ये मोटर रूट क्या करते हैं, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन की तरफ बढ़ते हैं, और बढ़ के क्या करते हैं, सेंसरियों के साथ मिक्स हो जाते हैं और करके मिक्स नर्व बन जाते हैं। सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन करीब आ रहा था, अचानक इनके दिमाग में ये आ गया कि हमें बाहर नहीं निकलना है, 90% जो रूट के फाइबर है उनको जाने दो, हम रुक जाते हैं, यानी इंटरवर्टिब्रल फोरामेन तक ही नहीं पहुंचेंगे, इससे पहले ही रुक जाएंगे, इसके पहले रुक जाएंगे का मकसद ये है कि ये 10% फाइबर ये और इनके 10, ये 10 और 10 10 10 माने कहाँ से 1 से लेके 6th नर्व के मोटर रूट्स के 10% फाइबर रुक के क्या करेंगे, यहीं छोड़ के उसी अंदर केनाल में ही, वर्टिब्रल केनाल में ही ये ऊपर जाना शुरू करेंगे। ये 10% ये, तो 10 इनके भी, तो इनके भी, ये मिलके 5 तक है, 6 भी हो सकता है, ये मिलके एक बंडल बना देंगे, इसका भी नाम एक्सेसरी नर्व है। और ये कहाँ है, ये आपके स्पाइनल कार्ड के साथ पैरेलल रन कर रही है विद इन वर्टिब्रल कैनाल, जहां ये मौजूद है इन द सबारकनॉइड स्पेस, और ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी। तो जब स्पाइनल कार्ड हमारा फोरामेन वैगनम से घुस रहा है अंदर, तो ये भी एक लेफ्ट से तो एक राइट से, और जैसे ये अंदर घुसी है, पता चला है इसको कि 12th तो खैर उधर है ही, ये रूटलेट्स आप यहां पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये रूटलेट, ये 1-2 रूटलेट मिला के ये आपके ग्लासोफेरेंजियल नर्व है, ये 9th क्रेनियल नर्व है। फिर ये रूटलेट आपने देखे ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट, ये इनको जोड़ के तुमने ये वेगस नर्व बना ली, और ये जो अभी आ रहे हैं ना ये रूटलेट्स, इन्होंने ये नर्व बनाई है, मेरी तरफ से ये भी एक्सेसरी है, आपसे वो भी एक्सेसरी, ये भी एक्सेसरी। जैसे ये फोरामेन मैग्नम को क्रॉस करके आ गई है क्रेनियल कैविटी में, इसके साथ इसकी ये एक्सेसरी का हिस्सा इनके साथ मिलके ये बन जाएगा आपकी, ये अब हो गई आपकी एक रियल एक्सेसरी नर्व, ये है आपकी 11th नर्व। माने इसके कितने रूट्स हुए, 2, एक ये जो आ रहा है ये इसका है स्पाइनल रूट, और वो जो आ रहा है वो है इसका क्रेनियल रूट। तो स्पाइनल रूट ने इतनी तकलीफ करके क्रेनियल रूट को अपने कंधे पे लेके एक्सेसरी का नाम दिया है, और अब ये तीनों नर्व्स जो पोस्ट ओलिवरी सल्कस से निकली हैं,
एक ही सर्कस से एट द डिफरेंट लेवल्स तीनों की तीनों एक ही फोरामेन से दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि हर नर्व को छोड़ना है क्रेनियल कैविटी के बेस को या आगे पीछे कहीं ना कहीं, क्योंकि किसी भी क्रेनियल नर्व का हार्डली कोई सेंसरी हो तो हो अंदर काम, सबका काम बाहर है। और बाहर का मकसद है कि क्रेनियल कैविटी के किसी न किसी फोरामेन, फिशर, कैनाल, जो भी स्पेस तुम्हें मिले, मिएटस, उससे तुम्हें बाहर एग्जिट लेना होगा। तो इसका मकसद इसको भी लेना होगा, क्योंकि ये पोस्ट ओलिवरी सर्कस से तीनों निकल रही हैं, इसलिए ये एक ही फोरामेन से अंदर चली जाती हैं। एक फोरामेन से तीन बड़ी नर्व्स, और उस फोरामेन का नाम है द जुगुलर फोरामेन। ये चल के देखेंगे, ये हेड एंड नेक का काम है। तो यहां से ये देखें, ये 11th नर्व है, और ये आपकी देखिए ये 10th नर्व है, और ये देखने आपकी 9th नर्व है। ये तीनों बेस ऑफ स्कल पर आपको यहां नजर आएंगी। ये जुगुलर फोरामेन से निकल के फिर कहां आ जाएंगी? वैसे सीधी सीधी कहां आ सकती है? नेक में। अब जो नेक में तो काम ही नहीं था भाई, यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करके तुम फेस पे ले आना। वैसे भी 10वीं नर्व तो सीधी चली जाएगी नीचे, 11th का भी तिया पचा कर देंगे यहाँ पर हम। असल तो फिर ग्लासोफेरेंजियल है, वो भी आपको ज़्यादातर ये फेस का एरिया है, नेक में जाएगी यकीनन। ठीक है, तो ये आपकी नर्व इस तरीके से यहाँ पे है। इसका मकसद ये है कि मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर जो इस वक्त आपने ये सारी चीज़ें देखी, आपने देखा, अब मेडुला ऑब्लांगेटा को मैच कर रहे हो आप अपने स्पाइनल कार्ड के साथ, लेकिन चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हो रही हैं। कहाँ कौन सा पेडंकल, उधर कोई पेडंकल का कोई नाम निशान नहीं है। ये पिरामिड आ गया यहाँ पर, ये ओलिव आ गया, ये सल्कस आ गई, ये फला आ गया, ये क्रेनियल नर्व्स, हालांकि वहाँ भी स्पाइनल नर्व्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये नर्व्स हैं, तो इसका मकसद है कि यहाँ पर अब आप इस इंटीरियर फीचर्स ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा में जो चीज़ें कर चुके हो, उसमें से इंटीरियर मीडियन फिशर आपने देखा, पिरामिड का खेल देखा आपने, उनको फर्दर आपने डिस्कस किया। यहाँ पर हमने ओलिव को देखा, ओलिव के साथ आप थोड़ा सा ये असलूब, ये स्टाइल भी कर चुके हैं कि ग्रे मैटर, इनके टुकड़े कैसे टूटते हैं न्यूक्लिया के, सेंसरी कैसे आते हैं, मोटर कैसे बैठेंगे। और जाहिर है जितनी जितनी नर्व्स आप देख रहे हो, इनके बहुत सारों के मोटर फंक्शंस भी हैं तो सेंसरी भी हैं। जो मोटर फंक्शंस हैं तो इनकी सेल बॉडियां कहीं ना कहीं अंदर पाएंगे आप, वो जब हम इंटरनल फीचर्स देखेंगे तब जाके पता चलेगा कि इनकी सेल बॉडीज किधर बैठी हुई है। और अगर ये सेल बॉडीज कोई वॉलंटरी काम करती होंगी और वो सोमेटिक होगा बाय नेचर, तो उनकी लोकेशन ऑलमोस्ट वही होगी जो इंटीरान सेल्स की होती है, क्योंकि इन्हीं के भाई होते हैं। ये कॉलम तो सेम होता है। हाँ, अगर कोई विसरल है, अगर इनवॉलंटरी वाला है, जैसे वेगस नर्व सबसे बड़ी इनवॉलंटरी नर्व है, सबसे बड़ी पैरासिम्पैथेटिक, बॉडी का ऑलमोस्ट 75% पैरासिम्पैथेटिक लोड तो सिर्फ आपके एक वेगस के कंधे पर है। तो उसका जो न्यूक्लियस होगा वो उसी लोकेशन पर होगा जैसे वो थे आपके थोरेकोलंबर वाले, लेटरल हॉर्न वाले न्यूक्लिया, क्योंकि है तो सेम ना, काम तो इनका वही है ना सेम, लेकिन इसके हट के भी कुछ हो सकते हैं। तो मकसद है कि वो अंदर चल के आपको पता चलेगा, उनकी अरेंजमेंट देखनी पड़ेगी अंदर एक तरीके के साथ। ऐसे नहीं कि अंदर घुसे और न्यूक्लिया ऐसे तुमने दागने शुरू कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। ये बाकायदा एक तरीका है इसका, उस तरीकों को देखना होगा। उसको जब समझ जाएंगे तो मजा आ जाएगा आपको। वो कहेंगे तो ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान बन जाएगा। इतना मेरे लिए एक्चुअली न्यूरो पढ़ाने का सबसे बड़ा जो रोमांस है ना, वो ये है कि बहुत मुश्किल है, बहुत आसान हो सकता है। इतना आसान कि जितनी लिम्स भी नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे अरब जो स्टूडेंट्स जो बेचारे फंसे रहते थे पढ़ाइयों में, उन्होंने कहा कि वी डोंट नीड द रिवीजन ऑफ द न्यूरो एनाटॉमी, वी नीड द रिवीजन ऑफ लिम्स। क्योंकि लिम्स रटी हुई होती है ना, वो हालांकि रटने का काम उनमें भी नहीं है, लेकिन यह है कि इसके अंदर हर लम्हा नई चीज़ है ना, इसलिए इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती। और रट सकते भी नहीं आप, और ना रटें तो बेहतर है। उसको समझे जितना समझ में आता है, बाकी जो नहीं आता है उसकी तो वीडियोज़ हैं ना, आगे चल के समझ में आ जाएगा। कौन सा तुम आज ही जाके पेशेंट को ट्रीट करने वाले हो, बहुत टाइम लग जाएगा। चलो उसमें तो कोई मसला नहीं है। अभी कोई चीज़ ना भी समझ में आई ना तो कोई इतना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन वर्क करें, आपके आ जाए समझ में तो ठीक है। तो जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने मेडुला ऑब्लांगेटा में देखी, तो हमने देखा कि फिर पेडंकल, फिर उनके साथ सल्का है, फिर उनसे निकलती हुई नर्व्स। लेकिन ये जो आपने देखा ना प्री ओलिवरी, पोस्ट ओलिवरी सल्कस, ये ओलिव वगैरह, ये पेडंकल वगैरह, ये अपर हाफ का खेल है। लोअर हाफ में तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। वो तो आगे से मेडुला में, आगे से तुम्हें ये पिरामिड वायरामिड तो नजर आ ही गया है, पीछे तो ये भी नहीं है। पीछे तो जैसे स्पाइनल कार्ड पड़ा मेरी तरफ से, तो अब ये ऐसे नहीं नाम डाला गया है इसका, मेडुला ऑब्लांगेटा। इट इज द ऑब्लोंगेशन ऑफ द मेडुला। मेडुला स्पाइनल कार्ड को कहते हैं। ये आगे चल के इसने शक्लें बदली हैं अपनी, फिर लग रहा है कि नहीं ये तो मामला ही डिफरेंट है, ये तो लग ही नहीं रहा है स्पाइनल गार्ड जैसा। और आगे से जब आप देखेंगे ना, थोड़ा और बढ़ेंगे, जब पोन्स में आएंगे तो चलो भाई मेडुला ऑब्लांगेटा स्पाइनल कार्ड जैसा नहीं लग रहा, तो मिड ब्रेन का अगला हिस्सा जो है ब्रेन स्टेम का, वो तो भला मेडुला जैसा लगे, पता चलेगा कि पोन्स भी मेडुला जैसा, पोन्स तो फिर मेडुला जैसा भी नहीं है, उसकी शक्ल ही अपने जैसी है वो। फिर जब मिड ब्रेन में बढ़ेंगे तो उसकी शक्ल भी मुख्तलिफ।
यानी हर लम्हे आपको मुख्तलिफ मिलता है। इसका मकसद ये कि जब आप ट्रांसफर सेक्शन काटते हो स्पाइनल कार्ड का, तो एक सेक्शन से सारा काम हो जाता है, और बल्कि आप एक स्पाइनल नर्व करते हो सिर्फ टिपिकल, सारा काम हो जाता है हमारा। यहां पर तुम्हें कम से कम कितने सेक्शंस काटने पड़ेंगे जी? ब्रेन स्टेम में कितने सेक्शंस काटने पड़ेंगे? दूर से कितने आपको क्या समझ में आता है? 4 क्यों? हाँ 4 तो कम से कम समझ में आ गया। एक वो जो नीचे वाला है मेडुला है, एक अपर मेडुला, एक पोन्स और एक मिड ब्रेन। 4 से काम नहीं चलेगा। आपको मेडुला भी 2 जगहों पर नहीं 3 जगहों पे काटना पड़ेगा। माना एक बढ़ गया, पोन्स 1 पर नहीं 2 पे काटना पड़ेगा, एक और बढ़ गया। मिड ब्रेन भी 1 नहीं 2 जगहों पे काटना पड़ेगा, एक और बढ़ गया। माने कितना? वैसे तो 8 हैं, 7 तो एटलीस्ट हो ही जाएंगे। 8वां स्पाइनल कार्ड भी मैच करने के लिए रख लेना चलो, क्योंकि जो चीजें स्पाइनल कार्ड में है वैसी चीजें वहां है। सेंट्रल कैनाल इधर भी है तो उधर भी है, मॉडिफाई हो जाएगा। ग्रे मैटर यहां भी है तो वहां भी है, मोटर एरिया इधर भी है तो वहां पर ही है। मोटर में सेंसरी, मोटर में वॉलंटरी मोटर, इनवॉलंटरी मोटर यहां है तो उधर भी है। सेंसरी में सोमेटिक और विसरल है तो इधर भी है। और वहां पर कुछ एडिशनल चीजें हैं वो जो नीचे नहीं है, लेकिन बहरहाल उधर से उधार लेके कहीं ना कहीं से हमारे पास वैसे एरियाज तो 2 ही हैं, एक एलार एक बेजल। इसके अलावा हमारे पास तीसरी कोई एरिया नहीं है। जो भी करना है इन्हीं से करो। तो लोकेशनें आपको मिल जाएंगी वहां पर। और जब लोकेशन एक दफा आपको लोकलाइज होगी तो न्यूक्लिया को, और आपको पता है कि वो कोई हान वान नहीं बनाते, टुकड़े होते हैं टूटे टूटे न्यूक्लिया के। और कोई जरूरी नहीं है कि हर एक न्यूक्लियस को अपनी जगह चेंज करेगा, वो उसी जगह पे भी रह सकते हैं और थोड़े बहुत। तो ये फिर इंटरनल फीचर्स में हम यहाँ पे करेंगे। तो अगली क्लास हम करेंगे पोन्स पर, देखेंगे कि पोन्स क्यों नहीं स्पाइनल कार्ड जैसा, और क्यों फिर वो मेडुला जैसा भी नहीं है भला, तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ क्यों है। और ऐसा ही फिर हम देखेंगे फिर मेडुला। और इसके साथ साथ अभी आपने देखा कि सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं, पेरिफेरल भी आपने किया। पेरिफेरल में 4 नर्व तो कम से कम देख ही चुके हो। और जब पोन्स देखोगे तो 4 और, मिड ब्रेन में आओगे तो 2 और, तो आपका 12 होती हैं तो 2 ऊपर हैं वो सेरिब्रम में। वो जब सेरिब्रम देखेंगे तब देख लेंगे, उनको तो फिलहाल हम नर्व मान ही नहीं रहे। अंडरस्टैंड? ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास।